फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ओलिगोपोली मार्केट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी द चेन डिमांड कर्व थ्योरी को हमने डिस्कस किया और ये थ्योरी को पॉल एम स्वीजी ने इंट्रोड्यूस किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिड क्यों होती, क्यों एक बार प्राइस डिटरमाइन हो जाने के बाद चेंज नहीं होती, ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। आज हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, डिमांड में यहाँ पे किंग क्यों आती है और साथ ही समझेंगे डिसकंटिन्यूटी गैप क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द किंग डिमांड कर्व एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक, यानी कि एक फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगा। जैसा कि ओलिगोपोली मार्केट की बात करें, यहाँ पे प्राइस रिजिड होता है, प्राइस एक बार डिटरमाइंड हो जाती है, चेंज नहीं होती, तो एक फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगा इस कंडीशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने इस डायग्राम की बात की थी। यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो किंग है। अब ऐसा किंग क्यों है, अब इसे हम समझते हैं एक और डायग्राम से। तो ये एक डायग्राम है। अब यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है डी डी रेस, ये हमारा डिमांड कर्व है और यहाँ एक ये पॉइंट ये हमारा डिमांड कर्व किंग है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है कि डिमांड कर्व का जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है हमारा इलास्टिक और नीचे का पार्ट होता है हमारा इन इलास्टिक। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऊपर का पार्ट होता है हमारा इलास्टिक और नीचे का पार्ट होता है हमारा इन इलास्टिक। अब ऐसा क्यों होता है समझो। जैसा कि हमने बात की थी कि इन डिमांड कर्व यहाँ पे पॉइंट के पर यहाँ पे डिमांड कर्व ये किंग है, ऊपर का पार्ट होता है इलास्टिक और नीचे का पार्ट होता है इनइलास्टिक। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मान सपोज कीजिए अगर फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है, अगर फर्म ने अपनी प्राइस को इंक्रीज किया तो जनरली क्या होगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी। आपको पता है जब हाई प्राइस होती है तो लोग कम डिमांड करते हैं, जब हाई प्राइस होगी तो जनरली कंपटीशन फॉलो नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो प्राइस डिमांड कर्व होता है इलास्टिक होता है। अब क्या करती है फर्म, अगर अपनी प्राइस को डिक्रीज करती है तो जनरली जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगा, फर्म चीजों की डिमांड करेंगे, तो जब डिमांड करेंगे तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो इनइलास्टिक हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो डिमांड कर्व है क्या है, एक पैरेलल फॉर्म में नहीं होता है, तो यहाँ पे डिमांड कर्व में किंग आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो इलास्टिक होता है, लोग डिमांड करते ही नहीं है, और जब फर्म प्राइस डिक्रीज करती है तो लोग डिमांड कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे किंग। अब जैसा कि यहाँ पे डिमांड कर्व में किंग आया तो जनरली डिमांड कर्व दो भाग पार्ट में बट गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एमआर कर्व होता है फर्म का, जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता है वो भी दो टाइप से बनता है। तो ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व, जो हमारे पहले वाले डिमांड कर्व है डी के, ये जो हमारे पहले वाला डिमांड कर्व है स्मॉल डी, इसका जो एमआर कर्व है ये एमआर, ये इसका एमआर कर्व है। अब ये हमारा एमआर कर्व और जो हमारी दूसरी डिमांड कर्व है इनइलास्टिक, ये हमारी दूसरी डिमांड कर्व है और इसका जो एमआर कर्व है ये। अब यहाँ पे देखिए बीच में एम एन, ये एक डिसकंटिन्यूटी को शो हो रहा है और इस डिसकंटिन्यूटी को शो हो रहा है। अब इसमें क्यों शो हो रहा है, जब डिमांड कर्व में हमारा किंग है, जब डिमांड कर्व में किंग हो रही है तो जनरली जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो कंटिन्यू फॉलो नहीं होगी, कंटिन्यूस वो नहीं होगी, तो उसमें क्या है डिसकंटिन्यू। तो जो फर्स्ट वाली जो डिमांड कर्व है डी डी रेस, तो इसकी जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो है डीएम। यहाँ तक इसकी, यहाँ पे क्या है उसके बाद मार्जिन रेवेन्यू वो क्या है डिसकंटिन्यू। अगर हम सेकेंड वाली की बात करें, जो सेकेंड वाला डिमांड कर्व है जो इन इलास्टिक है, उसकी जो एमआर कर्व है वो ये है एन एमआर, ये इसकी जो क्या है एमआर कर्व है इतना पार्ट, और यहाँ से इतना पार्ट जो दिख रहा है ये डिसकंटिन्यूटी को शो रहा है, क्योंकि डिमांड कर्व में क्या है किंग हो चुकी है। और ये जो डॉटेड एरिया मिलाया है, अब ये डॉटेड एरिया से देख सकते हो कि अगर ये डिमांड कर्व इतना है, अगर डॉटेड एरिया से मिलाते तो ये डिमांड कर्व यहाँ तक होती है। अगर इस डॉटेड एरिया को हम मिलाए तो यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हो जैसा कि हमने इन सिंपल वर्ड हमने समझा कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व में डिसकंटिन्यूटी क्यों आया, क्योंकि डिमांड कर्व कंटिन्यू है ही नहीं, डिमांड कर्व में किंग आया। इसकी वजह से जो एमआर कर्व भी है वो उसमें क्या है डिसकंटिन्यूटी है, एमआर कर्व में भी गैप आया। अब इतना जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी गैप। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं एक फर्म की इक्विलिब्रियम कब होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो एमआर कर्व होता है, एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसका एमआर इक्वल होगा एमसी के, और जब एमआर इक्वल होगा एमसी के तो फर्म इक्विलिब्रियम में होगा। अब जैसा कि एमआर कर्व जो है वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो किंग पॉइंट के पे है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है किंग आ चुका है, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी गैप है। और डिसकंटिन्यूटी गैप ये डिफाइन करती है कि जो आउटपुट का लेवल है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। यहाँ फर्म कितनी भी आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट कितनी भी वो कितनी भी चाहे वो कॉस्ट लगा दे, उसकी आउटपुट यहाँ पे डिफाइन नहीं होती, ये किंग है। अब हमें दिखाना है कि हमें एमसी कर्व, अब यहाँ पे देख रहे हो जो एमसी कर्व है, एमसी कर्व इस गैप के अंदर है, तब तक क्या है फर्म क्या है अपनी जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों,
जैसा कि हमें पता है कि जो एमसी कर्व होती है एमआर कर्व के इक्वल होती है, एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से एमसी कर्व इस पॉइंट के जो ये गैप है, डिसकंटिन्यूटी गैप है, इस गैप के अंदर किसी भी पॉइंट पे कट करती है तो फर्म क्या है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पॉइंट पे फर्म अपनी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। फर्म की जो कॉस्ट है वो कितनी भी चेंज हो जाए, बट फर्म की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी और फर्म अपनी इसी प्राइस पे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करेगा। इन सिंपल वर्ड, जो हमारी जो एमआर कर्व है, अगर इस पार्ट में बात करें तो जो एमआर कर्व है वो एमसी से ज्यादा है। अब देख रहे हो एमसी से ज्यादा हमारा एमआर कर्व है। और अगर हम इस पार्ट में बात करें तो यहाँ पे जो हमारी जो कॉस्ट है वो एमसी से ज्यादा है। हमारी एमआर कर्व जो है वो ये है और कॉस्ट लाइन हमारी ये, तो यहाँ पे क्या है, एमसी कर्व है वो ज्यादा है हमारी कॉस्ट से। तो इसलिए अगर फर्म को अगर इक्विलिब्रियम में रहना होता है तो वो इस डिसकंटिन्यू जो गैप है, इस गैप के अंदर फर्म अपनी कॉस्ट को चाहे कितना भी बढ़ा दे, वो इस गैप के अंदर बढ़ा दे तो फिर उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। तो इन सिंपल वर्ड ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस कांस्टेंट इसलिए रहता है, प्राइस में कोई चेंज इसलिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो किंग होती है। अगर फर्म अपनी प्राइस को चेंज करते तो डिमांड नहीं करते, अगर फर्म को प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो लोग डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे किंग आता है। जब डिमांड कर्व में किंग आएगा तो जनरली जो हमारी जो मार्जिन रेवेन्यू में कंटिन्यूस फॉलो नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी गैप क्रिएट होती है और डिसकंटिन्यूटी गैप क्रिएट होती है तो इसकी मतलब क्या होती है, फर्म इसी कॉस्ट जो होती है वो इसी गैप के अंदर ही किसी भी पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, जो गैप है इस गैप के अंदर ही फर्म अपनी प्राइस को कितनी भी बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, पर प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। पर अपर साथ में जाकर फर्म क्या है, इस गैप के बाहर में अगर अपनी वो कॉस्ट को इंक्रीज करती है तो फिर क्या होती है, प्राइस में चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि तो जनरली यही डायग्राम को हमने यहाँ पे इन सिंपल वर्ड में इस टाइप में समझाया। ये डॉटेड लाइन करके हमने आपको ये समझाया कि ये हमारा जो एमआर कर्व, एक फर्स्ट एमआर कर्व जो ये इस डिमांड कर्व के लिए आया है और ये डिमांड कर्व, और ये जो ये एमआर कर्व है ये हमारी जो स्मॉल डिमांड कर्व है इसके लिए आया है। तो ये यहाँ पे सेम वही गैप को यहाँ पे सिंपल वर्ड में जिसे हमने आपने यहाँ पे आपको बताया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिमांड का थ्योरी में ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिड क्यों होती है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी गैप है, ये गैप ही हमें दिखाती है, गैप जो डिसकंटिन्यूटी गैप है ये हमें शो करती है कि फर्म कितना भी अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर ले बट उसकी जो प्राइस है वो सेम रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइस होती है वो रिजिड होती है, कॉन्स्टेंट होती है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है।